वाला हूँ एक हाइस्ट मूवी जिसका नाम है फाइंडिंग स्टीव मैकक्वीन, जो 2019 में आई थी। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस है। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 6.2 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इसे बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने हाथ में एक टेलीफोन पकड़कर अपने बेड पर बैठा था। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हम एक हावर्ड नाम के FBI एजेंट को देखते हैं जो एक सेमिनार में स्पीच दे रहा है। तभी उसकी स्पीच के बीच में एक लेडी आकर उसे कुछ बताती है। उधर जॉन कपड़े पहनकर दीवार पर लगी अपने फेवरेट एक्टर स्टीव मैकक्वीन की फोटो देखता है। वही दूसरी तरफ हावर्ड अपना सेमिनार छोड़कर जल्दी से वहां से निकलकर एक चॉपर में बैठने जाता है, लेकिन चॉपर के फैन से उसके हाथ में जो फाइल्स थी उसके पेपर उड़ गए। हावर्ड उन पेपर को जमा करने में अपना समय बर्बाद ना करते हुए चॉपर में बैठकर निकल जाता है। तब उनमें से एक पेपर वहां लगी फेंसिंग पर चिपक गया था और उस पेपर में हम जॉन की फोटो देखते हैं जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और उसकी फोटो के नीचे उसका असली नाम हैरी बार्बर लिखा था। उधर जॉन मतलब हैरी मॉली नाम की एक लड़की से मिलने रेस्टोरेंट में गया। मॉली उसकी गर्लफ्रेंड थी और ये डियरवुड शहर और 1980 का समय था। वो डरते हुए मॉली के टेबल के पास जाकर बैठा। दरअसल वो उसे अपनी असलियत बताने आया था। वो मॉली को बताता है उसका असली नाम कुछ और है। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम यंगस्टाउन 1972 का समय देखते हैं। उस समय हैरी एक कार में सिगरेट जलाता है, फिर कार चलाना शुरू करता है, लेकिन वो बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था जिसकी वजह से उसकी सिगरेट मुंह से निकलकर उसके कपड़ों पर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हैरी जैसे तैसे अपनी कार रोककर चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी वो देखता है उसने अपनी कार पुलिस की कार के ठीक सामने रोक दी और पुलिस वालों ने उसे रफ ड्राइविंग करते हुए देख लिया। इसीलिए वो हैरी के पास आकर उससे लाइसेंस मांगता है। हैरी उसे लाइसेंस देता है। पुलिस वाला लाइसेंस देखकर उसका नाम पढ़ता है। फिर कहानी प्रेजेंट मतलब 1980 में आती है और तब पहली बार मॉली को उसका असली नाम पता चला। मॉली को लग रहा था चालान कटने की वजह से हैरी ने अपना नाम बदलकर जॉन रख लिया, लेकिन हैरी बताता है उसने अपना नाम इसीलिए बदला क्योंकि उसे FBI ढूंढ रही है, क्योंकि उसने एक बैंक में रॉबरी की थी। इसीलिए FBI से बचने उसने अपना नाम जॉन रख लिया। लेकिन मॉली को हैरी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब हैरी बताता है वो रॉबरी अमेरिका की सबसे बड़ी चोरी थी। कहानी फिर से 1972 के समय में जाती है और हम एक एंजो नाम के आदमी को देखते हैं। एंजो का वेंडिंग मशीन सप्लाई का ऑफिस था। एक दिन उसके ऑफिस में बॉबी नाम का आदमी आया। उस वक्त एंजो अपने पार्टनर पॉली के साथ ऑफिस में बैठा था। बॉबी एंजो को बताता है US प्रेसिडेंट निक्सन ने री इलेक्शन के कैंपेन के लिए कैलिफोर्निया के बैंक में $30 मिलियन छुपा कर रखे हैं और अगर वो उन पैसों को चुरा ले तब प्रेसिडेंट उनका कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सारा पैसा इलीगल है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट निक्सन चोरी की खबर भी दबा देगा। बॉबी के वहाँ से जाने के बाद एंजो कुछ देर सोचता है, लेकिन आखिर में उसने चोरी करने का मन बना लिया। लेकिन उसका पार्टनर पॉली उसे चोरी करने से मना कर रहा था। पॉली कहता है वो US प्रेसिडेंट है और उसके पास अब भी वहाँ का कानून है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन एंजो को वो चोरी करनी ही थी क्योंकि एंजो प्रेसिडेंट निक्सन से नफरत करता था। दरअसल एंजो का मानना था निक्सन के राज्य में अमेरिका बहुत से बेगुनाह देशों जैसे कंबोडिया और वियतनाम पर हमला किया और अपने फायदे के लिए वहाँ के मासूम लोगों की जान ली। इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। लेकिन पाउली कहता है वो कैलिफोर्निया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और वो लोग बिजनेसमैन हैं, उन्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन एंजो के दिमाग में $30 मिलियन चल रहे थे। मूवी में आगे हम हैरी और उसके छोटे भाई टॉमी को देखते हैं। दोनों भाई एंजो की फैक्ट्री में लेबर के तौर पर काम करते थे। फिर कहानी वापस 1980 में आती है। मॉली कहती है उसे अब तक ये भी पता नहीं था कि हैरी का एक भाई भी है। फिर हम कहानी में वापस 1972 में जाते हैं। हैरी जब अपना काम कर रहा था तब एंजो उसे अपने कैबिन में आने कहता है। जब हैरी अपने बॉस एंजो के कैबिन में गया तब वहाँ टीवी में एक न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था वियतनाम वॉर में अमेरिका के लगभग 40,000 सोल्जर मारे गए। आगे एंजो हैरी को एक बगलर अलार्म की फोटो दिखाता है। वो अलार्म कैलिफोर्निया के बैंक में लगा है। एंजो को उस अलार्म के बारे में सब जानना है, इसीलिए वो हैरी को शहर में ऐसा अलार्म ढूंढने कहता है और अलार्म मिलने के बाद हैरी को बस उसकी फोटो लानी है। वो हैरी को इस काम को सीक्रेट रखने भी कहता है, लेकिन हैरी ठीक इससे उल्टा काम करता है। उसने एक बैंक के बाहर लगे बगलर अलार्म को वहाँ से उखाड़ दिया, जिसकी वजह से अलार्म बहुत जोर जोर से बजने लगा। तब हैरी अलार्म को अपने साथ कार में लेकर वहाँ से भाग गया, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद पुलिस वाले अलार्म सुनकर उसका पीछा करने लगे। अब हैरी के लिए मुसीबत बढ़ गई। वो अलार्म से परेशान भी था और अब पुलिस भी उसके पीछे लग गई, लेकिन हैरी हार नहीं मानता। वो कुछ देर पुलिस को अपने पीछे घुमाकर उन्हें चकमा देकर वहाँ से बच निकला। मूवी में आगे हम देखते
देखते हैं हैरी एंजो की फैक्ट्री पहुंचा। उस वक्त भी अलार्म उसकी कार में बज रहा था, जिसे सुनकर एंजो और बाकी के लोग वहां आए। हैरी अलार्म की आवाज से बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए वो कार से उतरकर वहीं गिर गया। वो किसी को अलार्म बंद करने कहता है। तब जल्दी से पॉल अपना कोट उतारकर अलार्म को उसमें लपेट लेता है, जिससे अलार्म की आवाज कम हो गई। तब एंजो हैरी पर चिल्लाकर कहता है उसने अलार्म की बस फोटो लाने कहा था। तब हैरी कहता है फोटो से उसे पता नहीं चलता कि अलार्म बैटरी पर भी काम करता है, मतलब अगर वो बैंक में जाकर इलेक्ट्रिसिटी कार्ड भी देते तब भी अलार्म बजता और वो पकड़े जाते। ये बात एंजो के दिमाग में भी नहीं आई थी, इसीलिए वो हैरी से बहुत खुश हुआ। आगे एंजो हैरी से उस कार को जलाने कहता है जिससे उसने अलार्म चुरा कर लाया था। हैरी कहता है वो उसकी मनपसंद कार है, इसीलिए वो उसे नहीं जला सकता, लेकिन एंजो कहता है जिस कार से ऐसे कामों को अंजाम देते हैं आखिर में उस कार को जलाना ही पड़ता है। तब हैरी कहता है उसने पिछले हफ्ते ही उस कार को चुराया था और यहाँ हमें पता चलता है एंजो पहले से क्रिमिनल है और हैरी उसके लिए चोरी के काम करता है। फिर ना चाहते हुए भी हैरी ने अपनी फेवरेट कार को जला दी और कार जलाने के दुख में बहुत रोया। वो एंजो पर गुस्सा निकाल रहा था, तभी एंजो उसे बताता है $30 मिलियन की चोरी में वो भी उसके साथ होगा। ये सुनते ही हैरी खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था अब उसके पास बहुत जल्द बहुत सारा पैसा आएगा, इसीलिए उसने खुशी में एंजो को गले लगा लिया। आगे हम देखते हैं सारे लोग अलार्म की एग्जामिन कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो बैटरी से चलने वाले अलार्म को कैसे बंद करेंगे। उस वक्त वहाँ पाउली, एंजो, हैरी और एक रे नाम का आदमी भी था जो उनके साथ रॉबरी करने वाला है। एंजो अपना दिमाग लगा रहा था, लेकिन उसे अलार्म बंद करने का कोई रास्ता नहीं मिला। तब हैरी एंजो के पास आकर कहता है कि वो अलार्म बंद कर सकता है। फिर हैरी एक कहानी बताता है कि जब उसका भाई टॉमी वियतनाम वॉर से वापस आया था तब उसके पास एक सर्फिंग बोट थी जो वॉर में कुछ जगह से टूट चुकी थी। तब टॉमी ने एक शॉप से एरोसोल फोम खरीदा और अपनी सर्फिंग बोट के डेंट वाले हिस्से पर लगा दिया। फिर कुछ देर बाद एरोसोल फोम पूरी तरह से फैलकर फूल गया और पत्थर जैसा कड़क हो गया। तब पॉल कहता है अब उन्हें पता चल गया सर्फिंग बोट को कैसे ठीक करते हैं, लेकिन अलार्म का इससे कोई कनेक्शन नहीं। तब हैरी अलार्म का पिछले वाला हिस्सा वापस फिक्स करता है जिसमें जाली बनी हुई थी। हैरी बताता है वो लोग एरोसोल फोम को अलार्म के जाली वाले हिस्से से अंदर डालेंगे, जिससे कुछ देर बाद अलार्म के अंदर की मशीन पत्थर जैसी कड़क हो जाएगी और अलार्म काम करना बंद कर देगा। एक बार फिर हैरी ने अपने आइडिया से एंजो को इम्प्रेस कर दिया था। फिर कहानी वापस 1980 में आती है और हम मॉली को हैरी पर गुस्सा करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था हैरी उससे ब्रेकअप करने एक झूठी कहानी सुना रहा है। इसीलिए वो कहती है अगर उसे ब्रेकअप करना है तो वो सीधा बोल दे, उसे झूठी कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं। तब हैरी मॉली को मोस्ट वांटेड वाला पोस्टर दिखाता है जिसमें हैरी की फोटो भी थी। हैरी बताता है कुछ दिन पहले जब वो किसी काम से पोस्ट ऑफिस गया तब उसे वो पोस्टर वहाँ लगा मिला। पॉली पोस्टर में उसका फोटो देखकर कहती है पहले उसके बाल कर्ली और कलर किए हुए थे। तब हैरी बताता है उसने अपने फेवरेट एक्टर स्टीव मैकक्वीन का लुक लिया था। अब मॉली इस बात पर गुस्सा करती है क्योंकि हैरी पिछले 7 साल से उससे झूठ बोल रहा था। मूवी वापस 1972 में आती है और हम हैरी, एंजो, पाउली, टॉमी और रे को एक कार में देखते हैं। वो बैंक में चोरी करने कैलिफोर्निया पहुंच गए। वो कैलिफोर्निया के लेगुना निगोल नाम के शहर में जाते हैं। वहां जाने के बाद वो एक विला में जाते हैं जो हैरी ने वहां पहुंचने से पहले ही रेंट पर ले लिया था। विला में जाने के बाद हैरी सबको विला के स्विमिंग पूल वाले एरिया में ले जाकर वहां से एक बिल्डिंग दिखाता है। वो बिल्डिंग उसी बैंक की थी जहाँ वो चोरी करने वाले हैं। मतलब हैरी ने पहले ही बैंक का पता लगाकर उसके पास वाला विला बुक कर लिया। इसके बाद पॉली, रे और टॉमी हॉट ट्यूब में नहाने के मजे ले रहे थे। वही दूसरी तरफ एंजो हैरी को बैंक का ब्लूप्रिंट दिखा रहा था। वह हैरी को बताता है पॉली डायनामाइट बनाएगा और वॉल्ट की सीलिंग पर ड्रिंक करके वहाँ लगा देगा। फिर वो डायनामाइट के ऊपर मिट्टी से भरे बोरे रखेंगे ताकि डायनामाइट ब्लास्ट होने पर उसकी आवाज ज्यादा दूर तक ना जाए और डायनामाइट का फोर्स सीलिंग के नीचे की तरफ ज्यादा होगा, जिससे वॉल्ट की सीलिंग में एक होल हो जाएगा और वो आसानी से वॉल्ट में जा सकेंगे। मूवी में आगे हम देखते हैं वो लोग इंस्पेक्शन करने बैंक के आसपास गए। तब उन्हें बैंक के बिल्कुल बाजू में एक बार दिखाई देता है जहाँ हमेशा पार्टी चलती रहती थी। एंजो कहता है बार की वजह से उनका काम और आसान हो गया क्योंकि म्यूजिक की आवाज में किसी को डायनामाइट की आवाज समझ नहीं आएगी। फिर वो बैंक के आसपास घूमकर देखते हैं ताकि उन्हें बैंक के ऊपर चढ़ने का सही रास्ता मिल सके। इसके बाद कहानी वापस 1980 में आती है। हैरी अपना खाना खा रहा था तब मॉली कहती है उसने कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं किया जितना उसने हैरी पर किया था। फिर मूवी वापस फ्लैशबैक में जाती है और हम वो सीन देखते हैं जब मॉली हैरी से पहली बार मिली थी। उस वक्त हैरी डियरवुड शहर के एक बार में जॉब कर रहा था। जब बार में कोई नहीं था तब वहाँ मॉली ने आकर ड्रिंक मांगी, लेकिन हैरी कहता है वो अभी ड्रिंक नहीं दे सकता क्योंकि बार बंद हो चुका है। हैरी अपना काम करते हुए मॉली को जवाब दे रहा था। तब मॉली बताती है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो अभी रोड के उस तरफ जो सेमेट्री है वहाँ उसका क्रियाक्रम करके आई है। तब हैरी मॉली के पास आकर उसे पहली बार देखता
लगता है पहली नजर में ही मॉली उसे पसंद आ गई थी। मॉली अक्सर उस बार में आती रहती थी, लेकिन मॉली ने भी हैरी को पहली बार वहाँ देखा था। हैरी बताता है उसे बार ज्वाइन किए 1 हफ्ता ही हुआ है। इसके बाद हैरी मॉली को ड्रिंक देता है, दोनों कुछ देर बातें भी करते हैं। मॉली बताती है उसने अपने हस्बैंड को 1 साल पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसका अफेयर मॉली के बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा था और मॉली ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इसीलिए उसने पहले ही उसके साथ रहना बंद कर दिया और अब उसके मरने के बाद उसके हस्बैंड का इंश्योरेंस का पैसा भी उसे ही मिल गया। दोनों बातें कर ही रहे थे, तब हैरी को बार में 2 पुलिस वाले आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मॉली काउंटर के पीछे छुप गई। वो पुलिस वाले बार में आकर मॉली के बारे में पूछते हैं। हैरी उनसे झूठ बोलता है कि कोई भी लड़की उसके बार में नहीं आई, क्योंकि बार अभी बंद है और अभी किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं। तब पुलिस वाले बताते हैं रोड के उस तरफ फ्यूनरल सर्विस वाले मॉली नाम की एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए पुलिस वाले मॉली के दिखने पर हैरी को उन्हें इन्फॉर्म करने कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब मॉली अपने हस्बैंड का फ्यूनरल छोड़कर आई थी और फ्यूनरल सर्विस वाले उसका वेट कर रहे हैं। मॉली कहती है उसे फ्यूनरल में नहीं जाना, इसीलिए वो सबसे छुप रही है। तब हैरी उसे अपने कार और अपने घर की चाबी देता है और उसे वहाँ जाकर छुपने कहता है। मॉली हैरी से काफी इम्प्रेस हुई थी। वो हैरी से उसका नाम पूछती है। तब हैरी उसे अपना नाम जॉन बेकर बताता है। दरअसल हैरी ने डियरवुड में सबको अपना नाम जॉन बेकर बताया था, क्योंकि वो कैलिफोर्निया से चोरी करके भाग कर आया है। फिर हैरी बार का काम खत्म करके अपने घर गया, लेकिन मॉली उसे वहाँ नहीं दिखती। हैरी के घर के नीचे एक बंद थिएटर था। जब हैरी वहाँ जाकर देखता है तब मॉली उसे ऑडियंस सीट पर अकेली बैठी दिखाई दी। दोनों कुछ देर रोमांटिक बातें करते हैं। फिर मॉली उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने कहती है, लेकिन मॉली की एक शर्त थी कि दोनों एक दूसरे से कभी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन हैरी ने पहले ही अपना नाम गलत बता दिया, इसीलिए हैरी थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन उसे मॉली काफी पसंद थी, इसीलिए वो उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है और हम चोरी वाला दिन देखते हैं। वो रात में चोरी का सारा सामान लेकर बैंक गए। उस समय बाजू के बार में पार्टी चल रही थी और बार में बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। वो इस बात का फायदा उठाकर चोरी करने वाले थे, इसीलिए वो बैंक के पीछे एक बड़ी सीढ़ी लगाते हैं। फिर एक एक करके सब बैंक की छत पर चढ़ गए। छत पर जाने के बाद वो वहाँ लगी एक एमसीबी बॉक्स खोलकर उसमें ड्रिल मशीन का कनेक्शन लेते हैं। वही एंजो अपने पैरों से कुछ कदम नापकर वॉल्ट की सीलिंग तक जाता है और वहाँ ड्रिल करने मार्क करता है। तब तक हैरी बैंक के बाहर लगे बगलर अलार्म के ऊपरी हिस्से में ड्रिल करके एरोसोल फॉर्म भर देता है, जिससे अलार्म के अंदर की मशीन कुछ देर में जम गई। इसके बाद एंजो वॉल्ट के रूम के ऊपर की सीलिंग काटता है और पाउली वहाँ अपना बनाया हुआ डायनामाइट फिट करता है। डायनामाइट फिट होने के बाद वो उस पर मिट्टी से भरे कुछ बोरे रख देते हैं और कुछ दूर जाकर ब्लास्ट करते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। धमाका इतनी जोर से हुआ कि उसका असर बाजू के बार पर भी हुआ, जहाँ पहले से जोरदार पार्टी चल रही थी। तब बार के सारे लोग डर गए, उन्हें लगा वहाँ भूकंप आ गया। उधर एंजो पाउली पर जोर से धमाका होने पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि पाउली ने ही डायनामाइट बनाया था और डायनामाइट बनाने में उसका मिसकैलकुलेशन हो गया, जिसकी वजह से उसने ज्यादा बारूद भर दिया। कुछ देर में वहाँ पुलिस की कार आ गई जो बार वालों ने बुलाई थी। तब एंजो हैरी से नीचे जाकर पुलिस वालों पर नजर रखने कहता है और उनकी एक्टिविटीज बताने कहता है। नीचे जाकर हैरी बताता है पुलिस वाले बैंक के चारों तरफ घूमकर चेक कर रहे हैं। तब एंजो उसे वहाँ से भागने कहता है, लेकिन हैरी ने भागने के बजाय अपना दिमाग चलाया। उसने अपनी कार में से एक टी शर्ट निकाली और बाजू के बार में चला गया। अंदर जाने के बाद हैरी ने एक डांस कर रही लड़की को छेड़ दिया और उसी के पास नाच रहे एक लड़के को हाथ मारा। तब वो लड़का लड़की की तरफ पलटा। लड़की को लग रहा था उसी लड़के ने उसे छेड़ा है, इसीलिए लड़की का बॉयफ्रेंड और उस लड़के में लड़ाई हो गई, जिस वजह से वहाँ आई पुलिस उनका झगड़ा रोकने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद पुलिस लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़कर वहाँ से चली गई और उनके धमाके की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उधर धमाके की वजह से वॉल्ट रूम में एक बड़ा हॉल हो गया था। तब एंजो सीढ़ी लगाकर वॉल्ट के अंदर गया। उसके पीछे सभी लोग अंदर आए, लेकिन रे को बैंक की छत पर निगरानी के लिए रखा गया था, ताकि पुलिस आने से पहले वो दूर से उन्हें देखकर बता सके। अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारे डिपॉजिट बॉक्स दिखाई देते हैं। पॉली कहता है $30 मिलियन इन छोटे बॉक्स में नहीं होंगे। तब एंजो कहता है निक्सन एक पॉलिटिशियन है, इसीलिए उसने अपना पैसा कैश, बॉन्ड और चेक्स के रूप में ही रखा होगा, इसीलिए वो सबको वॉल्ट के सारे डिपॉजिट बॉक्स तोड़ने कहता है। तब सारे लोग मिलकर वहाँ के बॉक्स तोड़ते हैं। बॉक्स तोड़ने के बाद उन्हें कुछ कैश और ज्वेलरी मिली, जिसे उन्होंने बैग में भर लिया। कुछ देर बाद सुबह होने वाली थी, इसीलिए वो वॉल्ट से बाहर आए। उन्हें वॉल्ट में $4 मिलियन मिले, लेकिन उन्हें अब भी प्रेसिडेंट निक्सन के $30 मिलियन नहीं मिले और एंजो को $30 मिलियन ही चाहिए। इसीलिए वो जाने से पहले बैंक की छत पर एक कांच का टुकड़ा लगा देता है और उसका फेस एयर डक की जाली की तरफ रखता है। फिर एंजो उस कांच के टुकड़े पर टॉर्च मारता है। तब कांच की वजह से टॉर्च का रिफ्लेक्शन एयर डक की जाली पर पड़ा, जिससे जाली चमक
चमकने लगी। दरअसल एंजो ने ऐसा इसीलिए किया ताकि जब अगले दिन सूरज निकलेगा तब एयर डक्ट की जाली कांच की वजह से ज्यादा चमकेगी। लेकिन अगर जाली चमकना बंद हो गई, मतलब किसी ने कांच को वहां से हटा दिया और उन्हें चोरी और होल का पता चल गया, तब एंजो दोबारा चोरी करने बैंक में नहीं जाएगा और इस तरह वो बच जाएंगे। जिस दिन उन्होंने चोरी की थी उस दिन फ्राइडे था और सैटरडे संडे बैंक बंद रहता है, इसीलिए उनके पास अब भी 2 दिन थे। अब कहानी वापस 1980 में आती है। मॉली कहती है वो यूएस के प्रेसिडेंट का पैसा चुरा रहे थे और उन्हें उससे डर भी नहीं लगा। तब हैरी कहता है उन्हें लग रहा था वो प्रेसिडेंट निक्सन का ब्लैक मनी है, इसीलिए निक्सन चोरी होने के बाद कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो गलत थे। मूवी वापस 1972 में जाती है। तब हम एजेंट हावर्ड को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था। वो टीवी में प्रेसिडेंट निक्सन का इलेक्शन कैंपेन देख रहा था। इसके बाद हावर्ड कॉफी लेने किचन में गया। तब वहाँ उसकी असिस्टेंट शेरॉन आई। शेरॉन हावर्ड को उसके काम की वजह से काफी पसंद करती थी। हावर्ड ने शेरॉन को कॉफी बनाकर दी और दोनों कुछ देर बातें भी करते हैं। तब वहाँ स्टाफ की एक लड़की आकर हावर्ड को बताती है उससे मिलने डेप्यूटी डायरेक्टर फेल्ट आया है और वो अकेला नहीं, फेल्ट के साथ बहुत सारे FBI एजेंट भी थे जो प्रेसिडेंट निक्सन ने चोरी के बाद अपॉइंट किए। हावर्ड जब अपने केबिन में वापस आया तब फेल्ट उसकी चेयर पर बैठा था। वो हावर्ड से कहता है चोरी की इन्वेस्टिगेशन अब तक खत्म नहीं हुई, इसीलिए प्रेसिडेंट ने उसे वहाँ भेजा। तब हावर्ड बताता है वॉल्ट में 456 बॉक्स तोड़े गए, लेकिन बहुत से बॉक्स अब भी वैसे के वैसे ही है, जिसमें अब भी बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी बॉक्स में है और चोर चाहते तो सारे बॉक्स लूट सकते थे, लेकिन वो कुछ और ढूंढ रहे थे, इसीलिए वो जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर लेगा। फेल्ट को हावर्ड पर पूरा भरोसा था। तब हावर्ड पूछता है उसे जो चोरी का केस मिला उसके लिए और 100 FBI एजेंट क्यों लाए गए। तब फेल्ट हावर्ड के केबिन का दरवाजा बंद करके बताता है हायर अथॉरिटीज इस केस में अपना ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। हावर्ड इसका कारण पूछता है, लेकिन फेल्ट को भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी। तब फेल्ट हावर्ड से जल्द केस सॉल्व करने कहता है ताकि उसे भी कारण पता चले। इसीलिए फेल्ट केस में कोई भी अपडेट मिलने पर हावर्ड को उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने कहता है। इतना बोलकर फेल्ट वहां से चला गया। कुछ देर बाद शेरॉन हावर्ड के केबिन में आकर बताती है बाहर बहुत सारे FBI एजेंट हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त साइंस एलिमेंट की जगह पर होना चाहिए था। तब हावर्ड पूछता है साइंस एलिमेंट में क्या है। शेरॉन बताती है प्रेसिडेंट निक्सन साइंस एलिमेंट में वेकेशन एंजॉय करने गया है। तब हावर्ड कहता है जिस बैंक में चोरी हुई साइंस एलिमेंट वहां से 10 माइल्स दूर है। अब हावर्ड को समझ में आ रहा था, लेकिन वो अब भी यकीन से कुछ नहीं बोल सकता। हावर्ड शेरॉन को बताता है क्राइम के पीछे का मोटिव पता करना इन्वेस्टिगेशन का गोल्डन रूल होता है। हावर्ड जानना चाहता था चोरों ने इसी बैंक को टारगेट क्यों किया। शेरॉन कहती है उन्हें पता था उन्हें क्या ढूंढना है, अब बस हावर्ड को भी यही पता करना था चोरों ने किस चीज की तलाश में इस बैंक में चोरी की। इसीलिए हावर्ड शेरॉन से उन कस्टमर की लिस्ट मांगता है जो कैलिफोर्निया स्टेट से बाहर रहते हैं। खुशकिस्मती से शेरॉन के पास उन कस्टमर की लिस्ट थी, इसीलिए दोनों लिस्ट चेक करने लगे। कुछ देर चेक करने के बाद उन्हें CW कोल्सन नाम का एक कस्टमर मिला जो वर्जीनिया स्टेट के एक सिटी में रहता था। तब हावर्ड शेरॉन से कोल्सन का सारा बैकग्राउंड पता करने कहता है। हावर्ड को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि एक चोरी के केस के लिए हायर अथॉरिटीज ने 100 FBI एजेंट क्यों लगाए, क्योंकि आखिरी बार इतने सारे एजेंट सिर्फ पुराने प्रेसिडेंट जॉर्ज F कैनेडी के असैसिनेशन के समय लगाए गए थे। हावर्ड पहले ही समझ गया था दाल में जरूर कुछ काला है। आगे हम वापस 1980 का समय देखते हैं जहां हैरी मॉली को अपनी कहानी बता रहा था। तब मॉली पूछती है अमेरिका में बहुत सारे छोटे टाउन्स है, फिर उसने डियरवुड टाउन ही क्यों चुना। तब हैरी बताता है उसने डियरवुड को नहीं चुना, दरअसल वो चोरी के बाद अपने ट्रक से भाग रहा था, लेकिन डियरवुड टाउन पहुंचने के बाद उसके ट्रक के रेडिएटर का पानी खत्म हो गया, इसीलिए वो पानी लेने कुछ देर डियरवुड में घूमा। तब उसे डियरवुड काफी पसंद आया और उसे ऐसा लगा वो इस टाउन में आराम और बिना किसी टेंशन के रह सकता है। दरअसल हैरी डियरवुड में कुछ समय ही रुकने वाला था, लेकिन मॉली के मिलने के बाद वो वहाँ मॉली के साथ सेटल होने का सोच रहा था। फिर मूवी वापस फ्लैशबैक में जाती है और हम हैरी और मॉली को बाइक पर कहीं जाते हुए देखते हैं। मॉली हैरी को अपने फादर से मिलवाने उसके घर लेकर गई। मॉली के घर जाने के बाद हैरी की हवा टाइट हो गई जब उसे पता चला उसके फादर एक शेरिफ है। उस वक्त मॉली के घर में एक पार्टी चल रही थी जहाँ बहुत सारे पुलिस वाले थे। हैरी उन्हें देखकर काफी डर गया, लेकिन उसके फादर और बाकी लोग उसका पार्टी में वेलकम करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हैरी भी उनके साथ घुल मिल गया और पार्टी एंजॉय करने लगा। मॉली के पेरेंट्स भी हैरी को पहली मुलाकात में ही पसंद करने लगे और हैरी भी उनसे मिलकर काफी खुश था। इसके बाद दोनों शाम होने पर वहाँ से निकल जाते हैं। तब बाइक पर हैरी पूछता है मॉली ने उसे कभी बताया नहीं कि उसके फादर एक शेरिफ है। मॉली कहती है अगर वो हर लड़के को ये बताती कि उसके फादर एक शेरिफ है तो वो अब तक वर्जिन ही होती। आगे हम देखते हैं हैरी और मॉली यामाकाटा करते हैं। अब कहानी वापस 1980 में आती है। हैरी कहता
है उसने अपनी रिलेशनशिप एक झूठ बोलकर बर्बाद कर दी। तब मॉली रोने लगी। फिर कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है। तब हम चोरी के एक दिन बाद का सीन देखते हैं। उस वक्त हैरी विला के किचन में कुछ काम कर रहा था। तब किचन में पॉली खाना खाने के बाद अपनी और एंजो की झूठी प्लेट लेकर डिश वॉशर में डाल देता है। आगे हम एंजो को देखते हैं जो दूरबीन से बैंक पर लगाए कांच का रिफ्लेक्शन देख रहा था। तब उसे पता चलता है अब तक कोई भी बैंक की छत पर नहीं गया। मूवी में आगे हम देखते हैं एंजो को पूरा यकीन था प्रेसिडेंट के पैसे बैंक के वॉल्ट में ही रखे हैं, इसीलिए वो संडे की रात को फिर से बैंक में गए। उन्होंने पूरी रात पैसा ढूंढने में निकाल दी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। छत पर रे को पुलिस की गाड़ी पर नजर रखने कहा गया था। उसे एक लड़का दिखता है जो बैंक के बाहर न्यूज़पेपर रखकर चला गया। तब रे एंजो को बताता है उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि मंडे मॉर्निंग शुरू हो रही है और भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन एंजो नहीं मानता, वो $30 मिलियन के पीछे पागल हो गया था। पॉली कहता है यहाँ कोई $30 मिलियन नहीं, और अगर है भी तो अब उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो पकड़े जा सकते हैं। तब एंजो बहुत भड़कता है क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन अब उनके पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगले दिन वो पैकिंग करके विला छोड़कर जा रहे थे। उन लोगों ने बैंक से टोटल $12 मिलियन की चोरी की, इसलिए एंजो हैरी को एक पैकेट देता है जिसमें उसका और उसके भाई टॉमी का हिस्सा था। वो उसे यंगस्टाउन टाउन वापस जाकर ज्वाइन करने कहता है और वहाँ से वो हैरी और टॉमी को छोड़कर निकल जाते हैं। उधर बैंक ओपन होने के बाद हम सीधा हावर्ड को देखते हैं जो वहाँ चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने आया था। इधर हैरी ने जब पैकेट खोलकर देखा तब उसे पता चला एंजो ने दोनों भाइयों को $12 मिलियन में से सिर्फ $20,000 ही दिए। टॉमी को अपने हिस्से से कोई मतलब नहीं था। वो अपने बैग में से एक फोल्डर निकालता है जिसमें बहुत सारे बेसबॉल कार्ड थे। टॉमी को वो फोल्डर बैंक के वॉल्ट में ही मिला। तभी वहाँ एक टैक्सी आती है और दोनों भाई उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ शेरॉन हावर्ड को बताती है बैंक के कस्टमर CW कोल्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो प्रेसिडेंट निक्सन का स्पेशल काउंसलर है, मतलब कोल्सन प्रेसिडेंट का सलाहकार था। तब हावर्ड को शक होता है कि बैंक की चोरी का प्रेसिडेंट से कोई कनेक्शन जरूर है। उधर टैक्सी में हैरी अपने भाई से कहता है घर जाने के बाद वो एंजो के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि उसने 12 मिलियन में से उन्हें सिर्फ $20,000 ही दिए। लेकिन टॉमी कहता है एंजो उनके अंकल है, इसीलिए उन्हें उनके साथ ही काम करना होगा। हैरी कहता है एंजो को उनकी परवाह नहीं, इसीलिए वो भी एंजो की फिक्र नहीं करेंगे। तभी टॉमी को बेसबॉल कार्ड के फोल्डर में एक कार्ड मिलता है जिस पर चार्ल्स W कोल्सन लिखा था। वो कोल्सन का विजिटिंग कार्ड था। उसके नाम के नीचे ये भी लिखा था वो US के प्रेसिडेंट का स्पेशल काउंसलर है। लेकिन टॉमी को इस बारे में कुछ नहीं पता। टॉमी जैसे ही कार्ड को पलटाता है उसके पीछे एक बैंक का नाम और उसके नीचे एक अकाउंट नंबर लिखा था, मतलब प्रेसिडेंट के $30 मिलियन उसी अकाउंट में थे जिसे कोल्सन ने सबकी नजर से बचा कर रखा था। लेकिन टॉमी को उस कार्ड से कोई मतलब नहीं, इसीलिए उसने कार्ड को टैक्सी में ही रख दिया। मूवी में आगे हम हावर्ड को देखते हैं जो डेप्यूटी फेल्ड से फोन पर बात कर रहा था। वो फेल्ड को बताता है कोल्सन प्रेसिडेंट का काउंसलर है। कोल्सन का एक बेसबॉल कार्ड का फोल्डर वॉल्ट में रखा था और अब वो वॉल्ट से चोरी हो गया, इसीलिए उसे अब वो बेसबॉल कार्ड का फोल्डर किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। हावर्ड को समझ नहीं आ रहा था उस बेसबॉल कार्ड के फोल्डर में ऐसा क्या है जिसके लिए उसने 100 FBI एजेंट लगा दिए। इसके बाद हावर्ड अपने कैबिन में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने बैठता है। तभी धूप की वजह से इंस्ट्रूमेंट का रिफ्लेक्शन हावर्ड के सामने लगे मैप पर पड़ा। तब अचानक हावर्ड को याद आता है जब वो बैंक की छत पर गया था तब उसे वहाँ एक कांच का टुकड़ा मिला था। फिर हम हावर्ड और शेरॉन को सीधा बैंक की छत पर देखते हैं। हावर्ड के हाथ में वही कांच का टुकड़ा था जो एंजो ने रखा था। हावर्ड उसे लेकर छत पर चारों तरफ घूमता है। तब एक पॉइंट पर आकर कांच के टुकड़े का रिफ्लेक्शन छत पर बने एयर डक्ट की जाली पर पड़ा। तब हावर्ड जाली मतलब बैंक के अपोजिट बने घरों की तरफ देखता है और शेरॉन से उन घरों की छानबीन करने कहता है। अगले सीन में हम शेरॉन और हावर्ड को उसी विला में देखते हैं जिसमें एंजो और बाकी के लोग रुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि वहाँ से जाने से पहले एंजो ने सारे सबूत मिटा दिए थे। तब शेरॉन बताती है वो विला स्टीवन मैक्वीन के नाम से बुक किया गया था। इसके बाद शेरॉन जब वापस किचन के रास्ते विला के अंदर आई तब उसका ध्यान किचन के डिश वॉशर पर गया। वो जल्दी से जाकर डिश वॉशर खोलती है। तब उसमें पॉल की रखी झूठी प्लेट मिली। शेरॉन मर्दों की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था मर्द अपनी प्लेट धोकर नहीं रखते, मतलब उन्हें फिंगरप्रिंट मिल चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तब उन्हें एंजो, पॉली और रे का रिकॉर्ड मिला, लेकिन इसके अलावा उन्हें प्लेट पर 2 लोगों के और फिंगरप्रिंट मिले जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। तभी वहाँ फेल्ट आकर हावर्ड के काम की तारीफ करता है। इसके बाद हावर्ड और फेल्ट अकेले में बात करने एक पार्क में गए जहाँ फेल्ट ने हावर्ड के काम की तारीफ करते हुए बताया हावर्ड के काम के लिए उसे एक बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। फेल्ट ने उसकी पोस्टिंग वॉशिंगटन DC में कर दी। वो हावर्ड
को चोरी का केस सॉल्व करने के लिए 3 हफ्तों का समय देता है, जिसके बाद उसे वॉशिंगटन डीसी में एक बड़ी पोस्ट मिलेगी और इसके बाद उसका कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, उसकी फैमिली भी वही शिफ्ट हो जाएगी और अब वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रह सकेगा। ये सुनकर हावर्ड बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं शेरॉन हावर्ड को बताती है वो पहले लॉस एंजलिस गए और ट्रेवलिंग के दौरान उन्होंने अपने रियल नाम इस्तेमाल किए, जिसमें 2 भाई हैरी और टॉमी भी शामिल थे। फिर शेरन टॉमी की फोटो दिखाती है। टॉमी ने वियतनाम वॉर में अमेरिका के लिए लड़ाई की थी और ये डेटा उन्हें यूएस आर्मी डेटाबेस से मिला है, लेकिन हैरी की कोई भी फोटो उन्हें अभी तक नहीं मिली। लेकिन शेरॉन बताती है उन्हें एक कार का चालान मिला जो हैरी के नाम से है, लेकिन वो कार हैरी ने स्टीव मैकवीन के नाम से रेंट पर ली थी और वही कार उन्हें लास वेगास शहर में मिली। हावर्ड को लग रहा था वो सारे लोग लास वेगास भाग गए। तभी शेरॉन बताती है सारे लोग लास वेगास नहीं भागे। दरअसल जिस विला में वो रुके थे वहाँ के पड़ोसी ने हैरी और टॉमी को अलग टैक्सी में बैठकर कहीं और जाते हुए देखा, इसीलिए शेरॉन ने उस टैक्सी का पता लगाया। तब शेरॉन को पता चला वो टैक्सी भी स्टीव मैकवीन के नाम से ही बुक की गई थी। तब हावर्ड कहता है वो उस टैक्सी को पर्सनली चेक करना चाहता है, तब तक उसे कोई भी हाथ न लगाए। आगे हम देखते हैं हावर्ड उस टैक्सी को अच्छी तरह चेक कर रहा था। तब उसे उसमें बेसबॉल बैट कार्ड मिलते हैं जो टॉमी ने रखे थे। उस कार्ड में हावर्ड को चार्ल्स डब्ल्यू कोल्सन नाम का एक कार्ड मिलता है। हावर्ड उस कार्ड को पलटता है, तब उसे भी बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं शेरॉन को हैरी की फोटो भी मिल गई, क्योंकि उसके कार पर 41 चालान थे जो चोरी होने से 2 हफ्ते पहले ही भर दिए गए। अब उनके पास 5 क्रिमिनल्स की फोटो थी। आगे हम देखते हैं पाउली, रे और एंजो को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया गया। उधर टॉमी अपने घर पर उन्हीं बेसबॉल कार्ड के साथ टाइम पास कर रहा था। तब हैरी टॉमी को बताता है वो कुछ सामान लेने स्टोर जा रहा है। तब टॉमी उसे और बेसबॉल कार्ड लाने कहता है। हैरी जब अपनी कार से निकलने जा रहा था तभी अचानक टॉमी अपने भाई से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। हैरी को समझ नहीं आता टॉमी ने अचानक ऐसा क्यों कहा। तब टॉमी कहता है उसके मुंह से ऐसे ही अपने आप निकल गया। हैरी भी मुस्कुराता है और वो भी अपने भाई टॉमी से कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। फिर हैरी अपनी कार लेकर स्टोर जाने निकलता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद हैरी कार के मिरर में पुलिस को उसके घर पर आते हुए देखता है। पुलिस को देखकर हैरी ने अपनी कार वही खड़ी कर दी। पुलिस अंदर जाकर हैरी के भाई को गिरफ्तार कर लेती है। हैरी के आंखों के सामने उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद उससे कुछ ही दूरी पर हैरी की गाड़ी की तरफ देखकर टॉमी मुस्कुराता है। उस वक्त हैरी अपने भाई को देखकर रो रहा था, क्योंकि वो सच में अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पास वहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब कहानी वापस 1980 में आती है। हैरी बताता है उस दिन उसने अपने भाई को आखिरी बार देखा था और उसके बाद उसने यंगस्टाउन को छोड़ दिया और तब से ही वो भाग रहा है। फिर हैरी मॉली से कहता है अब वो और नहीं भागना चाहता। मॉली कहती है वो लोग मेक्सिको भाग जाएंगे और वहाँ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तभी हैरी बताता है उसने मॉली के फादर को सुबह कॉल करके अपने बारे में सब कुछ बता दिया और वो उसे गिरफ्तार करने किसी भी समय आ सकते हैं। तब मॉली जल्दी से हैरी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर भागती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद मॉली अपनी बाइक के पास जाने लगी। वो कहती है वो 5 घंटे में कनाडा की बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस के साथ हावर्ड भी वहाँ आया था। पुलिस वालों ने उस पर गन तान रखी थी। तब हावर्ड मॉली के फादर से पूछता है क्या हैरी भाग सकता है, क्योंकि वो पिछले 8 सालों से उसे ढूंढ रहा था। तब मॉली के फादर कहते हैं हैरी अब नहीं भागेगा, इसीलिए मॉली के फादर हावर्ड से उसके फोर्स को गन नीचे करने कहते हैं। तब हावर्ड अपने साथियों से गन नीचे करवाता है। हैरी मॉली से कहता है वो अब और झूठ नहीं बोल सकता और ये उसका नया रूल है। तब मॉली हैरी को कस के गले लगा लेती है और कहती है वो उसका जेल से बाहर आने का इंतजार करेगी। फिर दोनों किस करते हैं और हावर्ड हैरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे हम हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें बताया जाता है द यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक हाइस्ट उस समय अमेरिका की सबसे बड़ी चोरी थी। आगे हम एक और हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें बताया गया हैरी को 7 साल की सजा हुई, लेकिन मॉली के फादर ने एक लेटर लिखा जिस पर डियरवुड टाउन के लोगों ने भी साइन किया और हैरी की 7 साल की सजा 3 साल की कर दी गई। फिर हम असली हैरी की फोटो देखते हैं और साथ में लिखा था हैरी अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो साउदर्न कैलिफोर्निया में रहता है। फिर हम स्टीव मैकवीन की ओरिजिनल फोटो देखते हैं, जिसका हैरी बहुत बड़ा फैन था। स्टीव मैकवीन की डेथ 7 नवंबर 1980 में हुई। उस वक्त वो 50 साल का था। स्टीव मैकवीन अब भी हैरी का फेवरेट एक्टर है और ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।
पीस आउट।